चाचा, जब से पूजा पाल को पार्टी से निकाला गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसके बाद वो लगातार एग्रेसिव होती हुई दिखाई दे रही है और सवाल पूछती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी से, जो मैंने गुनाह क्या किया है। निश्चित रूप से देखिए, एक पार्टी का फोरम होता है, जब तक आदमी पार्टी में रहता है पार्टी की कमियों को उजागर नहीं करता है। कहीं न कहीं कोई कमी पूजा पाल में रही होगी, अनुशासनहीनता सपा पार्टी के साथ करती रही होगी। इसके नाते पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने उनको पार्टी से निकाला और पार्टी से निकलने के बाद हर नेता अपने पूर्व नेता की आलोचना करता है, उनके पार्टी की कमियों को उजागर करता है, तो उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन सोचने की बात इसलिए इसमें आ जाती है, अखिलेश यादव जी लगातार उनके साथ वो खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब वो अपने पति का उनको इंसाफ मिल गया योगी सरकार में, फिर उसके बाद सिर्फ इतनी सी बात बोलने पर उनको निष्कासित कर देना, क्या महिलाओं की इज्जत नहीं है समाजवादी पार्टी में? हाँ, समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। यदि महिलाओं का सम्मान नहीं होता तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट क्यों देते? इनको भी, पूजा पाल को भी टिकट क्यों देते? महिलाओं का सम्मान है। लेकिन जब पार्टी से निष्कासित हो गई, उसके बाद उनको दिखाई दे रहा है कि अखिलेश में क्या कमी है, सपा में क्या कमी है। उसके पहले उन्होंने क्यों नहीं आलोचना किया? उसके पहले भी तो आलोचना होनी चाहिए। उसके पहले भी तो सपा में कमी रही होगी, अखिलेश में कमी रही होगी। लेकिन उनके पति को हत्या करने वाले का जब एनकाउंटर होता है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ इतनी सी बात वो बोलती हैं, तो अच्छी बात है ना, अच्छी पहल है ना योगी सरकार की तरफ से। तो आप बताओ ना, इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं बोला? सत्य होता है, उन्होंने सत्य को स्वीकारा नहीं। अगर सत्य को स्वीकारा होता तो सपा में रही होती, वहीं से सवाल करते। एक बात बताइए, जो न्याय मिला है न्यायालय से मिला है कि योगी की सरकार से मिला है? न्यायालय से उनको इंसाफ मिला होगा ना, तो उसके बाद योगी की तारीफ करने का क्या औचित्य? लेकिन जब 2005 में उसके पति का जब हत्या हुआ था, शादी के महज एक से 1.5 सप्ताह बाद, तो उस दौरान तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। हाँ। फिर भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आते ही उनको न्याय मिल गया। न्याय नहीं, कोई सरकार न्याय नहीं देती है। उनको न्यायालय से न्याय मिला। उनको अखिलेश के क्रियाकलाप अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार दबाव और आतंक, भय और आतंक के बल पर सरकार चलाती है। इसलिए भय पैदा करके, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, पार्लियामेंट के मेंबर को और असेंबली के मेंबर को यह लोग भयाक्रांत करके अपने दल में शामिल कराते हैं। हो सकता है मेरे विचार से कि पूजा पाल को दबाव दे करके अखिलेश के खिलाफ ये अनर्गल जो टिप्पणी कराई जा रही है, ये सीधे सीधे कहीं न कहीं भावनाओं को कुचल करके पूजा पाल अखिलेश यादव के का विरोध कर रही है। नहीं, जैसे उनको पार्टी से निष्कासित किया, महज कुछ दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ जी से उनकी मुलाकात होती है, अटकलें लगाई जा रही है जो कभी भी वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कोई एमएलए अगर पार्टी की गतिविधियों के विरुद्ध काम करता है या काम करती है तो पार्टी की नज़र उस पर रहती है। अब यहीं देखिए, संसद में जिन लोगों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया है, क्या आप जानते हैं? लोगों की जानकारी नहीं है। उनके बारे में कांग्रेस पार्टी को या जिनके दल के लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है, पार्टी को सारी की सारी गतिविधियों की जानकारी है। कौन कौन मेंबर उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारे पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में वोट दिया है। उसी तरह से पूजा पाल की गतिविधियों पर अखिलेश और सपा की पार्टी पूरी तरह से निगाह लगाए हुए थी कि इनकी गतिविधि क्या है। राष्ट्रपति के बड़ा मामला निकाल करके लेकर आ रहे हैं। आप ही लोग कहते थे जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं। जिस दिन जो है शपथ ग्रहण चल रहे थे, उस दौरान तो वो साथ में दिखाई दिए थे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि दमन और आतंक के बल पर आपको भी दबाया जा सकता है। दमन के क्या जगदीप धनखड़ साहब को दबाया गया? निश्चित रूप से। अच्छा, ये बताइए, इतने दिन के बाद वो स्वस्थ हो गए, पार्लियामेंट में आकर के उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में वो आकर के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सलाम दुआ नहीं कर रहा है,
जो उपराष्ट्रपति बीजेपी का जीता है, सीपी राधाकृष्णन, ये होता है कि गले मिला जाता है, विदाई समारोह होता है। विदाई समारोह उपराष्ट्रपति की क्यों नहीं कराएगी? बीमार अगर वो ठीक भी हुए, स्वस्थ भी हुए, तो उपराष्ट्रपति की विदाई होती है कि नहीं होती है? नहीं, आप ही लोग आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था जो उनको कैमरा पर इसीलिए नहीं लाया गया ताकि वो अमित शाह जी का पोल या फिर बीजेपी हाईकमान का पोल न खोल दे। आज भी आप क्या ये सच्चाई है? आज भी उपराष्ट्रपति, निवर्तमान उपराष्ट्रपति सरकार के दबाव में है। वो सही बातों को उजागर नहीं कर पा रहे हैं। उनको भय है, उनको डर है कि ये जब यह वह पार्टी है जो गांधी की हत्या करा सकती है, यह वह पार्टी है जो हिरण पांड्या की हत्या करा सकती है, यह वह पार्टी है जो महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या करा सकती है, तो जगदीप धनखड़ की हत्या कराने में पार्टी कहीं संकोच नहीं करे। लेकिन ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। जगदीप धनखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी हो या फिर पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम लोगों की बात सुनते हुए दिखाई दे रहे थे राज्यसभा में। अब आप बताइए कि उन्होंने कांग्रेस का विधायक होने के वाला पेंशन मांग रहे हैं, उपराष्ट्रपति का पेंशन नहीं मांग रहे हैं, वह गवर्नर का पेंशन नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि मैं जो एमएलए के पीरियड में एमएलए का कांग्रेस पार्टी के एमएलए रहा, उसका तो पेंशन मुझे दे दिया जाए। इस पर भी अभी कोई सुनवाई गहन तरीके से नहीं। लेकिन जब वो अपना इस्तीफा जब वो दे रहे थे, उस दौरान चल रहा था मामला जस्टिस यशवंत वर्मा वाला। कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे जो सिर्फ उनका जो है संसद के अंदर में, सदन के अंदर में जब ये महाभियोग की बातें हो रही थी तो उसी शाम में उनका तबीयत बिगड़ जाती, इस्तीफा दे देते हैं। कुछ नहीं बिगड़ती है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा राज्यसभा में। वह नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा के माध्यम से कराना चाहते थे, इसीलिए राजनाथ सिंह के यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोगों का हस्ताक्षर कराया गया। वह उनको भय दिखाया गया कि यदि आप त्यागपत्र नहीं देते हो तो आपके खिलाफ महाअभियोग चलाया ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है ना। कौन सी मनगढ़ंत कहानी है? 4 बजे तक वो स्वस्थ रहते हैं और 4 बजे के बाद इस्तीफा लिया जाता है। यह किस बात का द्योतक है? वो बीमार नहीं थे, वो सरकार के दबाव में थे, वो अमित शाह के दबाव में थे। अमित शाह के दबाव में होने के नाते उन्होंने त्यागपत्र दिया। आप बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में निर्वाचित कोई भी उपराष्ट्रपति आज तक त्यागपत्र दिया है क्या? इन्होंने, लोगों ने उनको निर्वाचित किया था, चुनाव जिताया था, उपराष्ट्रपति बनाया था, राज्यपाल बनाया था, और फिर इन्हीं लोगों ने साल भर के अंतराल, 1.5 साल के अंतराल उनसे त्यागपत्र भी ले लिया। तो कहीं न कहीं सोची समझी रणनीति के तहत धनखड़ का त्यागपत्र लिया गया। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, अभी जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, और पूर्व में राष्ट्रपति जो धनखड़ जी रहे थे, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, यह मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आए और वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मूल कैडर नहीं रहे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक का मेंबर होने के नाते जो भी गलत सिद्धांत होंगे, गलत नीतियां होंगी, गलत निर्णय होंगे, इनके माध्यम से जिस तरह से रामनाथ कोविंद थे, उसी तरह से इनको भी बना करके या उसी तरह से उल्टा सीधा काम कराएंगे और कोई मतलब नहीं। सुदर्शन रेड्डी साहब जो आपके कैंडिडेट थे, उनको हरा करके वो पहुंचे हैं, तो कुछ तो मतलब बात होंगी ना इनमें। आप लोग कह रहे क्रॉस वोटिंग हुई है। अच्छा, ये बताइए, सरकार के लोग ज्यादा थे, हम तो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चुनाव कराए, नहीं तो कहते कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का तालमेल एक साथ है, एक ही कैंडिडेट पर इन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। तो लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र को कायम करने के लिए हमने चुनाव लड़ाया। और हमने कहा था अंतरात्मा की पुकार पर, जो चाहे हमारे कैंडिडेट को वोट दे, जो चाहे न दे।